हेलो गाइस, आई एम निकी और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट। गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने अभी अपनी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट की है एंड आज की क्लास में हम अपनी सेकंड यूनिट को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, सो सेकंड यूनिट इस क्लास में हम कंटिन्यू कर रहे हैं और स्टार्ट कर रहे हैं। सो फर्स्ट यूनिट आप लोग अटेंड कर लेना। मैं इस सब्जेक्ट की जो प्लेलिस्ट है वो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को प्रोवाइड कर देती हूँ। ठीक है, अगर आप इस टाइम न्यू हो और आपने नहीं देखा है कि क्लासेस मैं आपको कितनी अटेंड करवा चुकी हूँ, तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप वहाँ से लिंक पर क्लिक कीजिए एंड जो इसके मैंने सिलेबस और जो बेस्ट राइटर्स बताए हैं अकॉर्डिंग टू उनके आप लोग अपनी क्लासेस वगैरह स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि पेपर में अब आपके टाइम बहुत कम रह चुका है। सो स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। जैसे कि हमारे जो सेकेंड यूनिट है वो है हमारा सिनेमा का उद्भव और उसका विकास। ठीक है, अब सिनेमा का यहाँ बात हो रही है भारतीय सिनेमा की, लेकिन भारतीय सिनेमा का भी उद्भव किसी वजह से हुआ होगा ना कोई तो चीज़ रही होगी जो भारत के अंदर सिनेमा आया। तो उस चीज़ को समझने के लिए हम पहले इसका बेसिक चीज़ समझेंगे कि एक्चुअली में हिंदी सिनेमा जो है वो आया कैसे था। ठीक है, सबसे पहली बात यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर दूँ कि सिनेमा जो है हमारी फ्रांस की देन है। फ्रांस में ही सबसे पहले लूमियर्स ब्रदर्स जो है हमारे कौन लूमियर बंधुआ, इन्होंने पेरिस में दिसंबर में 1895 में एक फिल्म प्रदर्शित करी थी। ठीक है, मतलब एक शो था पेरिस में, वो दिखाया था इन दोनों ने, ये दोनों भाई हैं, इन दोनों ने वो एक शो दिखाया था। उसके 6 महीने बाद ही नॉर्मली वो जो चीज़ थी बहुत ज़्यादा फेमस हो गई थी, क्योंकि मतलब एक चीज़ को ये पर्दे पर देखना और उस चीज़ को चलता हुआ देखना, जो चीज़ हम लोग कर रहे हैं उस चीज़ को वहाँ देखना, वो एक बहुत अजीब बात थी उस टाइम के लिए, एक बहुत अनोखी बात थी। ठीक है, फिर उसके बाद ही भारत में सिनेमा 7 जुलाई 1896 को, मतलब उसके एक साल बाद कुछ महीने सिनेमा भारत में भी आ गया था। तो स्टार्टिंग में हमारे भारतीय सिनेमा को इंडियन सिनेमा के नाम से जाना जाता था। बाद में उसका बॉलीवुड नेम पड़ा, वो कैसे पड़ा था वो भी अभी आगे आप पढ़ोगे। ठीक है, सो जब भारत में सिनेमा 7 जुलाई 1896 को आया था तब उसका नाम इंडियन सिनेमा रखा गया था। और इन दोनों ने मुंबई के काला घोड़ा स्थित वाटसन होटल के अंदर एक फ़िल्म प्रदर्शित करी थी। ठीक है, तो उस फिल्म को मतलब लोगों को देखने के बाद वहाँ आए हुए जो मेहमान थे, लोग थे, वो बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुए थे, मतलब बहुत ज़्यादा उनसे अट्रैक्ट भी हुए थे। तो उसके बाद 1910 के अंदर द लाइफ ऑफ क्राइस्ट नाम की एक मूवी बनाई गई, जिसके अंदर जीसस के पूरी लाइफ हिस्ट्री दिखाई गई थी। ठीक है, क्योंकि बेसिक वो सबसे पहली एक ऐसी मूवी मानी जाती है जो रिलीजन के बिहाफ पर बनाई गई थी। एंड इसके बाद जो इंडिया के अंदर रिलीजन के बिहाफ पे मूवी बनाई गई है वो हमारी राजा हरीश चंद्र है, जो दादा साहब फाल्के ने बनाई है। ठीक है, अब वो बनाई कब है क्या है वो जब हम भारतीय सिनेमा पढ़ेंगे तो आपको उसमें पता लग जाएगा। तो जब 1910 में ये मूवी आई तो उसके बाद ही राजा हरीशचंद्र इंडिया के अंदर पहली रिलीजन मूवी थी एंड बाहर के टाइम पे बाहर के लोगों के लिए ये पहली रिलीजन मूवी थी। तो इस तरह से भारत का सिनेमा का आगमन हुआ था। मतलब ये कुछ 100 साल 150 साल मिलाकर छोटे छोटे चीज़ों को मिलाकर सिनेमा जो था पूरा रेडी हुआ। कुछ न्यू टेक्निक्स के ज़रिए, कुछ चीज़ों के ज़रिए, कुछ लोगों के दिमाग के ज़रिए, बहुत सारी हेल्प से हमारा जो सिनेमा था उसका उद्भव हो पाया। ठीक है, भारतीय संस्कृति को दिखाना, क्योंकि अब ऐसा तो नहीं है, देखो आप लोगों को पता है कि 16वीं शताब्दी के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो इंडिया के अंदर एंट्री मार चुकी थी। ठीक है, अब जब उसने एंट्री कर ही ली थी तो उसके बाद 1613 में बेसिक उनके कदम जमे थे हमारी 3 जगह पर, मुंबई, उसके अलावा 2 जगहें और हैं वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्योंकि ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, अगर ये और ये पता है क्या क्या होता है, ये जो थोड़े बहुत बेसिक टाइप क्वेश्चन होते हैं ना, टीचर को पता होता है कि बच्चा बेसिक चीज़ों पर ध्यान नहीं देता या फिर ये समझ के छोड़ देता है, अरे छोड़ो ना नॉर्मली तो है क्या है, लेकिन अक्सर वो चीज़ पूछ ली जाती है और वो चीज़ कभी कभी इंटरव्यू या
जो आपका कम्पिटिटिव लेवल एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें भी आ जाती है। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबसे पहले इंडिया में मुंबई के अलावा कौन सी 2 और स्टेट्स थी जहाँ पर अपनी हुकूमत जमाई थी एंड उसके बाद पूरे इंडिया पे कब्जा करा था, तो वो 2 स्टेट मुझे आप ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो पूरे भारतीय संस्कृति को रच बसर दिखाना, अच्छे से मतलब सामने रखना, पूरे इतिहास को नॉर्मली दिखाना, उसके अंदर कुछ चेंजेस करना, सब कुछ करना, वो सब करने के बाद हमारे भारतीय सिनेमा का नाम क्या पड़ गया? इंडियन सिनेमा का नाम हमारा बॉलीवुड पड़ गया। ठीक है, ये थी हमारी पूरी बॉलीवुड की कहानी कि बॉलीवुड कैसे नाम रखा गया था। अगर आज के टाइम पे भी अगर नाम इंडियन सिनेमा होता तो आप लोगों को कहीं पे भी जैसे ये जो आती है न्यूज़ वगैरह, तो ये बॉलीवुड नहीं बोलते, इंडियन सिनेमा ही बोला जाता। लेकिन वक्त के साथ, समय के साथ, इतिहास जब बदला, हिस्ट्री पूरी बदली, देन उसके बाद इसका नाम चेंज करके क्या रख दिया गया? बॉलीवुड। ठीक है, सो ये थी हमारे सिनेमा के उद्भव की कहानी एक शॉर्ट पैराग्राफ के रूप में। अब आता है मेन कि सिनेमा का उद्भव हुआ कैसे था। देखो, सिनेमा का उद्भव हुआ कैसे था ये चीज़ मेन है, ना कि ये चीज़ मेन है कि सिनेमा के उद्भव में इंडिया कहाँ पार्टिसिपेट करता है। पहले मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में कि पहले आपको ये पढ़ना है कि सिनेमा का उद्भव हुआ कैसे था। देखो, सबसे पहली बात है कि सिनेमा जो है फ्रांस की देन है, ये तो मैंने क्लियर कर दिया है। और ये सब कुछ अचानक नहीं हुआ था, ये सब कुछ पहले से चल रहा था। क्यों चल रहा था? क्योंकि जो हमारे साइंटिस्ट हैं उनकी हेल्प से बहुत सारी चीज़ों की खोज हो चुकी थी। हमारे साइंटिस्ट ने बहुत सारी चीज़ों की खोज करी, हर चीज़ को संभाला, दिखाया। तो उस टाइम पे यहाँ पर 1820 की बात हो रही है और फोटोग्राफी, विश्व सिनेमा के अंदर फोटोग्राफी को देखा गया, जांचा गया, खोजा गया, जिसको ऑप्टिकल खिलौने के नाम से जाना गया एंड आज के टाइम पर भी इसी नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, हो भी सकता है कि इसका नाम चेंज करके कुछ और रख दिया गया हो, लेकिन इस नाम से उस टाइम पर इसको जाना गया जो हमारी फ़ोटोग्राफी निकल कर आई थी 1820 के टाइम पे। ठीक है, जो हमारे छायाचित्र थे उन्होंने कैमरे का आविष्कार करा 1850 के अंदर और उस कैमरे का नाम इन्होंने स्टील फोटोग्राफ कैमरा रख दिया था। ठीक है, अब एक चीज़ यहाँ पे मैं क्लियर कर दूँ स्टूडेंट्स, ये जो मैं आप लोगों को नेम्स, डेट और ये सब चीज़ें पढ़ा रही हूँ, आपको अपने पेपर में मेंशन करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है आपका, ये सब्जेक्ट ही आपकी डेट्स एंड नेम पर डिपेंड करता है। ठीक है, कि कौन सा डायरेक्टर कब कहाँ आया, क्या नहीं आया, वो क्या फिल्में बनाता था, क्या नहीं था। ठीक है, भारतीय सिनेमा में इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, इन सब चीज़ों को याद करना थोड़ा सा हो सकता है डिफ़िकल्ट लगे, बट वेरी इंटरेस्टिंग। डोंट वरी, बिल्कुल परेशान होके नहीं, बिल्कुल खेल खेल में इसको याद करना, तो ये हो जाएगा। ठीक है, सो आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हमारे जो ऑप्टिकल खिलौने थे उसको आगे जब टाइम आया फ़ोटोग्राफी करने का, तो फ़ोटोग्राफी करने से पहले बाद में हमारे एक छायाचित्र कैमरे का निर्माण हुआ जिसको स्टिल फोटोग्राफ कैमरा कहा गया। ठीक है, टार्नाकॉन नाम का एक आदमी था, उसने कहानियों को अपना दिखाने के लिए छायाचित्र का यूज़ किया और हर तरीके की कहानी को दिखाने की पूरी कोशिश करी। ठीक है, जिससे लोग बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए, लोगों ने हर चीज़ पर नोटिस करना शुरू करा, हर चीज़ को देखना कि अच्छा जी ये चीज़ चल भी सकती है, अच्छा जी ऐसा भी है, वैसा भी है, कुछ इस टाइप की चीज़ें। ठीक है, फिर थोड़ा थोड़ा और टाइम आगे बढ़ता गया तो उन्होंने अपनी इन कोशिशों को करने के बाद वो एक बहुत प्रसिद्ध, जो टार्नाकॉन थे वो एक बहुत प्रसिद्ध छायाचित्र बन गए थे। और उसके बाद ही छायाचित्र हमारे एक जॉनसन थे, 1873 में उन्होंने फोटोग्राफिक राइफल के नाम से एक कैमरे की खोज करी थी। ठीक है, अच्छा ये जो थे ये कल्पनाशील छायाचित्र थे, इमेजिनरी टाइप के। तो इन्होंने जब 1873 में इसकी खोज करी थी तो इस चीज़ को उन्होंने अकेडमी ऑफ साइंस के अंदर रखा और अकेडमी ऑफ साइंस के अंदर जितने लोग थे सब हक्का बक्का रह गए थे कि यार ये चीज़ है क्या एक्चुअली में, कि मतलब जो चीज़ हमारी फ़ोटो दिखा सकती है क्लिक करके कि हम कैसे लग रहे हैं, क्या कि मतलब बिल्कुल जैसे मिरर जैसा, कि हम जैसे मिरर में अपने आप को देखते हैं, एक फ़ोटो में भी देख सकते हैं, उसको मेमोरी के रूप में भी रख सकते हैं एंड ऑल थिंग। ठीक है, फिर उसके बाद थोड़ा और टाइम आगे बढ़ा तो फ्रांस का जो मर्सी थे हमारे, 1888 में उन्होंने एक ऐसे कैमरे का आविष्कार करा था जिसकी हेल्प से सेकंड्स में पूरी 20 चित्रों की एक जो रील होती है वो निकल कर आ जाती थी। ठीक है, रील्स आप लोग समझो, ये इंस्टाग्राम की रील्स की बात नहीं हो रही है, आई नो सारे वही समझे होंगे। तो
ये रील्स वो हैं कि कभी आपने देखा होगा, जैसे कैमरे से अगर फ़ोटो क्लिक्स होती हैं तो नेगेटिव जो फ़ोटोज़ हैं वो आती हैं, उनको रील्स बोला जाता है। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा तो आप एक बार गूगल पे सर्च करके देखना। इनफैक्ट अपने पेरेंट्स से भी पूछ सकते हो आप लोग, क्योंकि आप लोगों के बचपन की जो गोली मोली छोटी सी आपकी फ़ोटोज़ होती हैं वो उन्हीं कैमरे से क्लिक की गई थी। ठीक है, तो वो आप लोगों को बता देंगे कि कैमरे की जो रील्स होती हैं वो होती क्या है। इस चीज़ पर ध्यान देने के बाद इंस्टाग्राम से बाहर आ जाओ और इस चीज़ पर ध्यान दो कि जब मर्सी ने कुल 20 चित्रों निकलने वाली जो रील्स थी उनका निर्माण किया, तो इसके अंदर एक समस्या आ गई, एक प्रॉब्लम आ गई, एक ऐसी प्रॉब्लम जिसको सॉल्व करने में मर्सी को काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी। तो इसका प्रॉब्लम सॉल्व किसने करा? हमारे कौन से भैया थे वो? जॉर्ज ईस्टमैन थे, जिन्होंने 1890 के अंदर सेल्यूलॉइड का निर्माण किया। ठीक है, इस प्रॉब्लम को हटाने के लिए। और जो हमारे मर्सी भैया थे, उन्होंने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया और उन्होंने अपना नाम कर दिया कि ये मैंने खोजा है, ना कि जॉर्ज ईस्टमैन ने खोजा है। ठीक है, उसके बाद थोड़ा और टाइम आगे बढ़ा और टाइम आगे बढ़ने के साथ मर्सी ने इन सभी अनोखी चीज़ों को फ्रांस के उस टाइम के छोटे बड़े सभी छायाचित्र जो थे, छायाचित्रकार जो थे, उन सब के निर्माण की, चलचित्रों के निर्माण की दशा में यूज़ करना शुरू कर दिया। कि मतलब एक होता है ना कि बस मिल गया, ये एक चीज़ मिल गई, एक बस वो मिलने के बाद जो इंसान फेमस हो जाता है ना, वो वाली चीज़ यहाँ पर इन्होंने अपनाई, मतलब धोखे से अपनाई। ठीक है, फिर उसके साथ ही 1893 में डैमिनी और लियान कैमरे का उन्होंने आविष्कार करा और इस कैमरे का जो एक्चुअली में यूज़ हुआ था वो 1896 में हुआ था। ठीक है, तकरीबन इसके 3 साल बाद, और तब उसको नाम क्रोनोफोटोग्राफी रख दिया गया था। ठीक है, क्रोनोफोटोग्राफी है, सेल्यूलॉइड है हमारा, या फिर सिनेमेटोग्राफी, फोटोग्राफी, कैमरे का आविष्कार। देखो बच्चा, इन सब के नाम आप लोगों को ना याद रखने पड़ेंगे। हो सके तो टैटू बनवा लो, टैटू तो परमानेंट बनेगा, टीचर बोल ही नहीं सकता कुछ। खैर मजाक कर रही हूँ, बनवा मत लेना। तो मतलब इसको अपने दिमाग में छाप लो, क्योंकि अगर आप ये नहीं लिखोगे ना तो आपको आपके मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, उसके साथ थोड़ा और टाइम आगे बढ़ा और जो हमारे ये थे कौन, लुइस लूमियर, इन्होंने उस टाइम पे एक मूवी बनाई थी ली ओरोजेर अरोज। ठीक है, तो इस मूवी को 1895 में इन्होंने बनाया था और ये उस टाइम पे क्रोनोफोटोग्राफी आने के बाद काफ़ी फेमस हुई थी। तो इसके साथ साथ 25 दिसंबर 1895 पूरे विश्व का ऐतिहासिक महत्वपूर्ण दिन के रूप में इसलिए मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि ये वो दिन था जिस दिन पेरिस के ग्रैंड कैफ़े हाउस में आमंत्रित मेहमानों के बीच लूमियर बंधुआ, मतलब लूमियर्स ब्रदर्स के ने पहली बार सिनेमेटोग्राफी का प्रदर्शन किया था। वहाँ पर आने वाला हर शख्स बहुत प्रसन्न हुआ, बहुत ज़्यादा हक्का बक्का रहा, बहुत ज़्यादा खुश हुए लोग कि यार ये एक्चुअली में चीज़ हमने क्या देख ली अपनी ज़िंदगी के अंदर। ठीक है, फिर उसके साथ क्या हुआ, जब ये 25 का ये सब रखा गया तो जोनोस मेलिस 1897 में पेरिस के निकट उन्होंने पैथे गारमेंट्स के नाम से एक स्टूडियो ओपन किया था। ये स्टूडियो काफ़ी फेमस माना जाता है उस टाइम का, क्योंकि सबसे पहला स्टूडियो था। इसके बाद हमारे एक कपल था, कौन, विलकामसे, मिसेस एंड मिस्टर विलकामसे। इन्होंने 1911 में लॉस एंजलिस में प्रॉपर्टी के धंधे से जुड़े कुछ काम में 120 एकड़ ज़मीन खरीदकर उसके प्लॉट काटकर बेचे और इस जगह का नाम था हॉलीवुड। ठीक है, अब आप लोगों को ये कंफर्म हो गया कि हॉलीवुड कैसे बना और बॉलीवुड कैसे बना। तो इन दोनों पति पत्नी की जो 120 एकड़ ज़मीन थी उस जगह पर ये बनाया गया। उसके बाद जो ये हॉलीवुड है आज भी वहीं पर ही है और आज भी इसकी वहीं पर होने के बावजूद, मतलब उस जगह को थोड़ा वास्ट कर दिया गया, टिप टॉप कर दिया गया, लेकिन उसी जगह पर हॉलीवुड को रखा गया है। ठीक है, हॉलीवुड बनने के बाद हमारे D.W. ग्रिफिथ अमेरिकन फिल्म डायरेक्टर, सबसे पहले अमेरिकन फिल्म डायरेक्टर हैं जिन्होंने हॉलीवुड के अंदर 6 साल में 400 से ज़्यादा मूवीज़ बनाई हैं। मूवीज़ भी हैं, डॉक्यूमेंट्रीज़ भी हैं, एंड ऑल थिंग्स, सब कुछ है। ठीक है, साथ में उस टाइम पर काम करने वाले हमारे चार्ली चैपलिन और मैरी पिकफोर्ड जैसी अमेरिकन एक्ट्रेस भी रही हैं। चार्ली चैपलिन के बारे में तो सभी ने सुना होगा। हाँ, हो सकता है कि मैरी पिकफोर्ड जो कैनेडियन अमेरिकन फिल्म एक्ट्रेस थी, इनके बारे में शायद नहीं सुना हो, लेकिन ये भी उस टाइम की काफ़ी फेमस एक्ट्रेस थी।
ठीक है। तो इसके साथ साथ हमारी 20वीं सदी के पहले दशक के पूरे यूरोप में फ़िल्म का निर्माण स्टार्ट हो गया था। स्टार्ट होने के बाद यहाँ पर एक मूवी बनी 1927 में, द जैज़ सिंगर। ये म्यूज़िकल एंड रोमांस से भरी फ़िल्म थी और ये 1 घंटे 28 मिनट की मूवी बनाई गई थी। ठीक है। तो ये उस टाइम की सबसे अच्छी और लंबी मूवी मानी जाती है, जो पूरे 1 घंटे तक दिखाई गई थी। 1 घंटे 28 मिनट। खैर आज की मूवीज़ छोटी बड़ी हर तरीके की होती हैं, बहुत सी 4 घंटे की भी होती हैं, बहुत सी 3 की भी होती हैं, कुछ 58 मिनट की डॉक्यूमेंट्रीज़ भी होती हैं। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें तो उस टाइम पे जब फेमस बहुत ज़्यादा हो गया था, तो द जैज़ सिंगर 1927 में मूवी बनाई गई थी। उसके बाद मिकियम स्टॉपकिंस ने बेबी शार्प नाम की एक टेक्निकलर फिल्म बनाई थी, और उसके बाद ही 21वीं शताब्दी 20वीं शताब्दी के टाइम पे पहली 3D फिल्म आई, हाउस ऑफ वैक्स। ठीक है। हाउस ऑफ वैक्स 2005 के अंदर ये मूवी आई थी। काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी है, देखना कभी जब टाइम मिले तो। अब ऐसा नहीं है कि पेपर को साइड करके देखने बैठ जाओ, जब टाइम मिले तब देखना। ठीक है। अब इस बात पर फोकस करना ज़रूरी है कि पहले से ही जब से सिनेमा बना था, कब से, जब से फ्रांस की देन सिनेमा की रही है, तभी से सिनेमा 2 भागों में बटा हुआ था। पहला कथा शैली, दूसरा शिक्षा जानकारी। कथा शैली हमारी बेसिक फ़ीचर फिल्म्स होती हैं, फ़ीचर मूवीज़। फ़ीचर मूवीज़ का मतलब होता है हमारा कि कुछ मैसेज देने वाली मूवीज़ या मैसेज ना देने वाली मूवीज़, एक्शन मूवीज़, रोमांटिक मूवीज़ और एजुकेशन देने वाली मूवीज़, मोटिवेशन मूवीज़, रोमांटिक, हर तरीके की मूवीज़। ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं इंडियन मूवीज़ की बात रखूं, तो अकॉर्डिंग टू योर कोर्स आप लोगों को पीके मूवी पढ़नी है, लिखनी है। ठीक है। उस पर सेपरेट क्वेश्चन आएगा। तो पीके में एक मैसेज दिया गया है, सबसे ज़्यादा अच्छा और सबसे अहम मैसेज, कि भाई मेन मैसेज क्या है कि रिलीजन के तौर पे मैसेज दिया गया है कि मंदिर मस्जिद गिरजाघर ने बांट लिया भगवान को, धरती बांटी सागर बांटा, मत बांटो इंसान को। तो वो वाली चीज़ ही इस फिल्म के अंदर अपनाई गई। उन्होंने ये वाली बात बताने की, डायरेक्टर ने ये वाली बात बताने की कोशिश करी है कि हर धर्म के लोग ने भगवान को अपनी अपनी मर्ज़ी से बांट लिया, लेकिन भगवान एक ही है। उसको मतलब बिल्कुल अलग करने की कोशिश मत करो। ठीक है। तो पीके का मेन जो हमारा मैसेज है वो ये भी है। इसके अलावा और भी तरीके के मैसेजेस उसमें हैं, जब पीके पढ़ेंगे देख लेंगे। अब ये हो गई हमारी मैसेज वाली मूवी। ठीक है। अब अगर हम रियल बेस्ड स्टोरी पर बात करें, तो जैसे रुस्तम है या गंगूबाई आई है मूवी, या फिर इसके अलावा हमारी और भी नीरजा है। ठीक है। ये रियल बेस्ड स्टोरीज़, रियल बेस्ड मूवीज़ हैं। इसके अलावा जो है हमारी और क्या है, जैसे कि हमारी अगर बिल्कुल फ़िज़ूल मूवी की बात की जाए, तो मैं आप लोगों को हैप्पी एंडिंग मूवी का एग्जांपल दूंगी। हैप्पी एंडिंग सैफ अली खान और इलियाना डिक्रूज़ की मूवी है, जिसके अंदर कुछ समझ ही नहीं आया कि एंडिंग हुई तो हुई कैसे, क्या उसमें मेन रोल रखा गया, क्यों सैफ अली खान के 3 रोल, मतलब एक्चुअली में मुझे तो समझ आई नहीं। बाकी मैंने जिन लोगों से पूछा उनको भी समझ नहीं आई। तो ये बात यही निकलती है कि इसका कोई मैसेज नहीं था। ठीक है। उसके अलावा मोटिवेट करने के लिए हमारी नीरजा भी है, और मैरी कॉम पर जो मूवी बनाई गई वो है, या फिर और भी तरीके की जो मूवीज़ बनती हैं गर्ल्स के लिए, वेमेन एम्पावरमेंट के लिए, और भी तरीके की, तो वो मोटिवेट के अंदर आ जाती हैं। ठीक है। रोमांटिक मूवीज़ आशिकी 2 है या आशिकी है, और भी तरीके की, तो वो हमारी होती है फ़ीचर मूवीज़। ठीक है। अब आती है हमारी शिक्षा जानकारी, शॉर्ट मूवीज़ या फिर डॉक्यूमेंट्रीज़। शॉर्ट मूवीज़ और डॉक्यूमेंट्रीज़ बेसिक हमारी आम जिंदगी पर जो डिपेंड होती हैं वो होती हैं। जस्ट लाइक एग्जाम्पल मैं आप लोगों को कुछ मूवीज़ का अगर एग्जाम्पल दूँ, चलो छोड़ो नाम भी नहीं लूँ तो मैं वैसे ही बता देती हूँ। जैसे हमारे रेप अटैक पे, एसिड अटैक पे, या फिर एक ऐसी महिला पे जो घर और बार दोनों संभालती है, या फिर एक ऐसे आदमी पे जिस पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है एंड वो अपनी फैमिली के साथ अपनी बीमारियों को, अपनी हर चीज़ को लेकर चलता है। तो डॉक्यूमेंट्रीज़ का मेन मकसद मैसेज देना होता है। ठीक है। या फिर हमारी एजुकेशन से रिलेटेड मूवीज़ होती हैं डॉक्यूमेंट्री, शॉर्ट मूवीज़। तो ये वाली मूवीज़ जो होती हैं, इनका बेसिक क्या मोटिव सिर्फ़ और सिर्फ यही रहता है कि किसी भी तरीके का मैसेज देना। जैसे एसिड अटैक मूवीज़ में ये दिखाना कि लड़कियां जैसे अगर मना कर देती हैं या कुछ है, तो लड़के सनकीपन में या
पागलपन में ऐसा कर देते हैं, ठीक है। तो उसके लिए अब ये कि ऑब्वियसली बात है, इतनी बड़ी चीज़ होने के बाद कौन सी लड़की जीना पसंद करेगी, ठीक है। तो वो वाली चीज़ कि उस पर डॉक्यूमेंट्रीज़ में ये दिखाया जाता है कि उस लड़की ने हिम्मत करी, अपने आप को आगे बढ़ाया, उसने अपने उस मकाम पर, अपनी उस मंजिल पर पहुँच कर दिखाया जहाँ वो पहुँचना चाहती थी, अपने एसिड अटैक के बावजूद भी, ठीक है। तो वो मैसेज देती है कि लड़कियों को पावरफुल होना चाहिए, ना कि हर चीज़ होने के बाद, जैसे कभी कभी, क्योंकि उनकी तो गलती नहीं थी ना इस सब में, तो होने के बाद लड़कियां घर बैठ जाती हैं। बहुत सारी ऐसी, सिर्फ कुछ गिने चुने, जैसे दीपिका की जो छपाक मूवी थी वो हमारी लक्ष्मी के ऊपर बनाई गई है। लक्ष्मी जैसी ऐसी बहुत सारी लड़कियां हैं जो आज अपने घर में मुंह छुपा के बैठी हुई हैं, बाहर नहीं निकलती हैं, सिर्फ और सिर्फ इसकी वजह से, ठीक है। हमारे इससे हटकर जो रेप अटैक हैं उनके ऊपर जो मूवीज़ बनाई जाती हैं, जैसे कि हमारी निर्भया केस, रेप जो है पूरा, रेप केस जो है पूरा 16 दिसंबर 2012 का, उस पर आपको लाखों डॉक्यूमेंट्रीज़ मिल जाएंगी, इनफैक्ट मूवी तक मिल जाएगी। उसके अलावा और भी रेप केसेस हैं उनके ऊपर मूवीज़ मिल जाएंगी, ठीक है। तो आपकी नॉलेज के लिए मैं एक बताना चाहूँगी आप लोगों को, दुनिया के अंदर जो सबसे भयानक और सबसे बुरा एक रेप केस माना जाता है वो हमारे जापान का माना जाता है, और आप उसको सर्च करके देखना, क्योंकि ये कभी कभी कम्पिटिटिव लेवल में या फिर कभी कोई टीचर पूछ लेता है, ठीक है। जैसे स्पेशली जो लॉ के स्टूडेंट्स हैं, मैं उन लोगों को बताना, क्योंकि आप लोग फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, आपने अभी तक अपने लॉ के या एमए वगैरह के तो फॉर्म फिल कर ही दिए होंगे, है ना। तो उन बच्चों को ये चीज़ें जाननी ज़रूरी हैं, ठीक है। तो आप इसको एक बार सर्च करके देखना, और उस लड़की के साथ जो हुआ, उस लड़की के साथ मतलब कोई अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता कि वो इंसान थे या जानवर थे कौन, ये कुछ नहीं पता। तो वो वाली चीज़ कि मैंने आप लोगों को नॉलेज के बिहाफ पर बताई। बाकी जो हमारी डॉक्यूमेंट्रीज़ होती हैं उनका मेन मकसद से मैसेज देना होता है, ठीक है। आई होप कि ये दोनों तो अच्छे से समझ आ गई हो, मैंने काफ़ी डीपली डिस्क्राइब की हैं। अब इसके बाद ये बात आती है कि फिर जब टाइम थोड़ा और आगे बढ़ा तो 1911 से 13 के टाइम पर हर्बर्ट जॉनिंग नाम के जो हमारे ये शख्स थे, इन्होंने स्टॉट्स अंटार्कटिक एक्सपेडिशन, ठीक है, ये इस नाम का एक वित्तीय चित्र बनाया था। उसके बाद ही हमारे रॉबर्ट जे फ्लाहर्टी थे जो अमेरिकन फिल्म मेकर थे, और ये अमेरिकन एक ऐसे फिल्म मेकर थे जो सिर्फ और सिर्फ डॉक्यूमेंट्री मूवीज़ ही बनाया करते थे, ठीक है। उस टाइम पर तो महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा चलता था कि उनके कानून के अधिकार नहीं थे, उनको इक्वालिटी नहीं दी जाती थी, सब कुछ था, तो ये उस टाइप की मूवीज़ को बेसिक बनाया करते थे, ठीक है जी। सो ये वाली जो कहानी है पूरी आपकी यहाँ पर फिनिश होती है। नेक्स्ट क्लास में हम अब बढ़ेंगे भारत में सिनेमा, कि भारत में सिनेमा का आगमन, स्टार्टिंग हुई कैसे और वो उसके अंदर आया कैसे, ठीक है। फिर इसी के अंदर मैं आपकी अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू योर यूनिट, मैं सब कुछ कंप्लीट करा दूंगी, और क्वेश्चन कैसे भी घुमा आएगा, सब कुछ आएगा। आप बहुत खुश होगे कि यार मैम ने कुछ कराया, किसी काबिल बनाया। खैर, सो आज की क्लास में कोई भी डाउट हो या सजेशंस हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स या टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल।